इतिहास हमें बताता है कि झांसी अंग्रेजों के हाथ चली गई थी, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि उस रात झांसी में ऐसा क्या हुआ था जिसने सन 1857 की सबसे भयानक क्रांति को जन्म दिया। पिछले पार्ट में आपने देखा कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई से झांसी को अंग्रेजों को सौंपने के लिए पत्र भेजते हैं और रानी झांसी छोड़ने से मना कर देती है। अब रानी लक्ष्मीबाई 19 वर्ष की आयु में ही झांसी को संभालने लगती है। उन्होंने न सिर्फ शासन संभाला बल्कि स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। वे सुबह 3 बजे जागती, इसके बाद कुछ समय तक मेडिटेशन करती, फिर सुबह 8 बजे दरबार में पहुंचती। 3 घंटे में वे सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट देखती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती और ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये कार्य पूर्ण होते फिर झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती। वे दान में विश्वास रखती, इसलिए गरीबों और भिक्षुओं को दान देती और दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से वह कोर्ट में लौटती और न्यायिक मामलों, राजस्व और वित्तीय विभागों को देखती। शाम तक काम करती और फिर थोड़ा आराम करके वे इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ने लगती। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था और इसी अनुशासन ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई के इस समर्पण और निष्ठा के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता समान मानने लगी। प्रजा ही अब उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन सन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में काला अध्याय लिखने जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, कोर्ट में अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी भी अपने फैसले से टस से मस्तक न हुआ। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी इस फैसले में रानी के पक्ष में थे, लेकिन सरकार के आगे उनकी एक न चली। उस रात झांसी का किला अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन रानी के मन में एक भीषण तूफान उमड़ रहा था। वह अपने बेटे आनंद राव को गोद में लिए हुए खिड़की के पास खड़ी हुई झांसी की दीवारों को देख रही थी। ये वो दीवारें थीं जो उनके शासनकाल में अजय रहीं, लेकिन अब उन्हें छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी, झांसी ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको इसे खाली करना होगा। रानी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में नमी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपनी तलवार को झांसी की मिट्टी पर रखा और ठहरते हुए कहा, आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना एक दिन मैं इसे वापस जरूर लूंगी। उस रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी के किले से निकल गई। अब वह पास में एक छोटी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके लिए केवल 5000 रुपए मासिक पेंशन तय कर दी। यह पेंशन एक रानी के लिए नहीं बल्कि एक अंग्रेज नागरिक के लिए भी अपर्याप्त थी। और तो और उनके गहने भी जब्त कर लिए गए। जिस रानी ने झांसी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, उसे अब एक सामान्य नागरिक से भी नीचे का दर्जा दिया जा रहा था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह लगातार झांसी को पाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उन्होंने एक नाम सुना, जॉन लैंग। यहाँ मैं बता दूं कि जॉन लैंग एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे जिन्होंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीते थे। वह खुद भी अंग्रेजों की इन नीतियों से घृणा करते थे। रानी ने तुरंत जॉन लैंग को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। उसके स्वागत में 50 घुड़सवार भेजे गए। रथ में छोटा सा बक्सा रखा गया जिसमें बर्फ के टुकड़ों के बीच विदेशी शराब और बियर रखी गई थी। जब जॉन लैंग ने यह देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला नहीं है। जब वे झांसी पहुंचे और रानी से मिले तो उन्होंने अपनी किताब में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा कि उस समय रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। उनका चेहरा अत्यंत गोल और सुंदर था। उनकी त्वचा अत्यधिक गोरी थी। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहने थे। उन्होंने केवल अपने कानों में छोटी छोटी बूंदों के आकार की बालियां पहनी थीं। लेकिन इस भव्यता और शालीनता के पीछे एक टूटी हुई रानी खड़ी थी। रानी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरी झांसी को वापस पाया जा सकता है? जॉन लैंग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, रानी साहिबा, ये लड़ाई बेकार है। ब्रिटिश सरकार आपको कभी भी झांसी नहीं लौटाएगी। इतना कहकर वह वहां से चले गए। समय बीतता गया और ब्रिटिश सरकार ने रानी की पेंशन बढ़ाने की किसी भी मांग को नहीं माना। झांसी में धीरे धीरे विद्रोह के स्वर उठने लगे, परंतु वह इतने प्रभावी नहीं थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला सकें। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के भीतर अब विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि न्याय की गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया था उस वचन को निभाने का जो उन्होंने जाते जाते दिया था।
था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सन 1854 में झांसी की रानी के साथ जो अन्याय हुआ था वही अन्याय नाना साहेब के साथ भी दोहराया जा रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की भी कोई सगी संतान नहीं थी। उन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था और अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन में भी हेर फेर की थी। अब कानपुर में नाना साहेब भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कई जगह सैनिक विद्रोह हो रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन क्रांतियों को उभरने से पहले ही कुचल दे रही थी। अंग्रेजों का यही तरीका था, जहां भी विद्रोह उठता वहां उनको जड़ से खत्म कर दिया जाता था। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब को पत्र लिखा और कहा, नाना, अब अंग्रेजों से विनती करने का समय बीत गया है, अब उनके खिलाफ जंग छेड़ना जरूरी है। इस पत्र ने नाना साहेब के मन में क्रांति की आग भड़का दी। विद्रोह की आग फैलने लगी। दिल्ली, मेरठ, कानपुर में विद्रोह की लपटें उठने लगीं। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाल लिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने हर जगह के विद्रोह को कुचल दिया। उनका सबसे बड़ा हथियार था फूट डालो और राज करो। अब सवाल यह है, क्या रानी लक्ष्मीबाई अपने वचन को निभा पाएगी और झांसी को अंग्रेजों से वापस ले पाएगी, या इतिहास उन्हें एक अमर योद्धा के रूप में याद करेगा? अगले भाग में जानिए उस रात की, उस निर्णायक लड़ाई की कहानी जिसने 1857 की क्रांति की दिशा बदल दी। अगला भाग जल्दी आएगा, और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरे प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद।